गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान भी दे रहे होंगे। ठीक है, नई क्लास में आए हैं लेकिन हमें पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, पढ़ाई में अप टू डेट रहना है, जिसके लिए आपको फंडी ट्यूटर को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक न किया हो तो फटाक से लाइक कर लो बच्चों। आज का नया टॉपिक है शब्द विचार। तो बच्चों, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा क्या होता है? अपने मन के विचारों को या मन के भावों को व्यक्त करने का जो साधन होता है वो होता है भाषा। वो क्या होता है? भाषा। और भाषा किसका समूह है, कैसा ग्रुप है? वो वाक्यों का ग्रुप है ना। और वाक्य किससे बने होते हैं? वाक्य बने होते हैं शब्दों से। तो और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि शब्द बने होते हैं वर्णों से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। और शब्द अर्थ सहित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख लें, हाँ, और हम उसको बोल दे वो शब्द है। नहीं, उसका कोई ना कोई अर्थ बहुत ज़रूरी है। अर्थ होना बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों। तो आइए हम लोग शब्द के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जब एक या एक से अधिक अक्षर, ये अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। जो आपको अगर वर्ण के बारे में जानना है तो आप मेरे पहले के वीडियो ज़रूर देखिए बच्चों। तो एक या उससे अधिक वर्ण स्वतंत्र और सार्थक, मतलब ये कि एक या एक से अधिक वर्णों का जो समूह होता है ना, जो वर्णों से बनता है, वो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और उस साउंड के ग्रुप को हम शब्द कहते हैं। आपको याद हो जब हमने वर्ण पढ़ाया था, हमने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन जब उसी ध्वनि को हम लिख लेते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। क्योंकि शब्द वर्णों का समूह है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शब्द ध्वनि का भी समूह है। ठीक है बच्चों। तो 3 चीज़ें याद करने वाली हैं शब्द के लिए कि पहला कि वो स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, उसका अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। और वो एक ध्वनि समूह होना चाहिए। ठीक है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। शब्द जैसे कमल, लड़का, वह, ऐसे ही कई शब्दों का समूह मिलके हमारी भाषा का निर्माण करता है ना। तो 3 चीज़ें हैं कि शब्द में एक या उससे अधिक वर्ण होते हैं। ठीक है, एक या उससे अधिक वर्ण। ध्वनि समूह सार्थक होना चाहिए कि ध्वनि का जो समूह है, यानी कि जो शब्द है, वो मीनिंग के साथ में होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ शब्द इंडिपेंडेंट होता है बच्चों। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि व्याकरण 4 भागों में बटा हुआ है: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो अभी हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं, बाद में हम लोग पद भी पढ़ेंगे। तब आपको आश्चर्य होगा कि कैसे शब्द ही पद बन जाता है। ठीक है। तो जब ध्वनि समूह, ठीक है, जब जो ध्वनि का ग्रुप है, जो साउंड ग्रुप है, जब वो इंडिपेंडेंट होता है तो ही वो शब्द कहलाता है। ठीक है। आइए शब्दों के भेद के बारे में जानते हैं। शब्दों को 4 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है।
4 प्रकार से शब्दों को क्लासिफाई किया गया है। पहला तो है अर्थ की दृष्टि से, कि अर्थ यानी कि उस शब्दों का एक अर्थ होगा और उसका अर्थ नहीं भी होगा, ठीक है। दूसरा है रचना की दृष्टि से, यानी कि ऑन द बेस ऑफ देयर, उसके जो रचना हुई है, कैसे बना है, उसका फॉर्मेशन। उत्पत्ति, कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। रूपांतर, कि किस तरह से शब्दों का रूप परिवर्तित हुआ है ना, उसमें किस तरह से बदलाव आया। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शब्दों का क्लासिफिकेशन 4 तरह से हुआ है। मीनिंग के बेस पर, उसके फॉर्मेशन के बेस पर, उसके ओरिजिन के बेस पर, या उसके चेंज के बेस पर। आइए हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सार्थक निरर्थक अर्थ की दृष्टि से, यहाँ पर 2 शब्द है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी कि अर्थ के साथ, निरर्थक अर्थ के बिना, ठीक है ना। तो सार्थक और निरर्थक अर्थ की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। सेम वही शब्द हैं, सार्थक और निरर्थक। जैसा कि मैंने आपको बताया, सार्थक अर्थ के सहित, निरर्थक अर्थ के बिना। बहुत आसान शब्दों में इसको समझ लो, ठीक है। सार्थक अर्थ के साथ, निरर्थक अर्थ के बिना। तो सार्थक शब्द हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम इसको समझें कि सार्थक क्या होता है। जिन शब्दों से अर्थ का बोध होता है, यानी कि उसका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होगा, ठीक है ना, तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब गुलाब, आँख, कान, कमरा, इन सब का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर है, ठीक है। सार्थक शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, जैसे कि किसी शब्द का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला फूल, फूल का तो वैसे बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन फूल का एक अर्थ होता है गुलाब, पुष्प। अनेकार्थी शब्द, कि शब्द एक होता है लेकिन उसके कई अर्थ हो जाते हैं, है ना। जैसे कि हमारा वर्ण, ये शब्द एक है और इसके 2 अर्थ कैसे हुए। एक तो अक्षर हो गया और दूसरा इसका मीनिंग हो गया रंग, ठीक है ना। तो वर्ण के 2 अर्थ हो गए, ये हो गया अनेकार्थी शब्द। विलोम शब्द, कि जहाँ पर शब्द दोनों विरोधाभासी हों, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं विलोम शब्द। पर्यायवाची, एक शब्द के कई अर्थ वाले शब्द होंगे। मेरा कहने का मतलब है एक शब्द का अर्थ एक ही होगा लेकिन शब्द बहुत सारे होंगे। ये अनेकार्थी से बिल्कुल ऑपोजिट है। अनेकार्थी में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और पर्यायवाची में एक अर्थ वाले कई शब्द होते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जो कि सुनने में लगभग या बोलने में लगभग समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और जानते हैं। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में किया जाए, कि वो सिर्फ उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उसका एक ही अर्थ है, ठीक है ना। जैसे मेज, अब मेज को मेज ही बोलेंगे, उसको इंग्लिश में हम टेबल बोल सकते हैं लेकिन मेज को हम कुछ और नहीं बोल सकते। इंग्लिश का शब्द हम हिंदी में यूज़ कर सकते हैं टेबल, लेकिन वो हिंदी शब्द नहीं हुआ, है ना। तो मेज मेज रहेगा, घर घर रहेगा, फरवरी डाली, ऐसे कई अनगिनत शब्द होंगे जो कि जिनका शब्द एक ही होता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे अनेकार्थी शब्द के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी वर्ण के बारे में बताया कि शब्द एक होता है लेकिन उस एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलता है, तो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक, कनक का मीन सोना होता है और धतूरा भी होता है, और कनक का एक और अर्थ होता है गेहूँ, ठीक है। तो हो गए ना एक से ज़्यादा अर्थ। ऐसे ही मैंने आपको वर्ण बताया था, अक्षर और रंग। जाति, ये भी वर्ण का एक अर्थ है, ठीक है। अब चीर, चीर यानी कि वस्त्र, कपड़े, और रेखा, ठीक है। कर मीन्स हाथ
और टैक्स, है ना। तो इस तरह से एक शब्द के कई अर्थ हो गए। अब हम लोग आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? विपरीत अर्थ बताने वाला, बिल्कुल विपरीत, ऑपोजिट। ओके, तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। और ये तो बहुत ही आसान है, हम सबको ये सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हमको फटाक से ये चीज़ें लर्न हो जाती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, धनी निर्धन, अंधेरा उजाला, कच्चा पक्का, कटु मधुर, ऊंचा नीचा। देखा कैसे विलोम शब्द बन गया? एक शब्द तो है ही, लेकिन उसका हमने विलोम निकाल लिया, यानी कि उल्टा अर्थ। तो आपको ये लगता होगा कि मैम ये तो अर्थ की दृष्टि से हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं ना। हाँ, अर्थ की दृष्टि से, तो ये उल्टा अर्थ बता रहा है ना, तो इसलिए हमने इसको अर्थ की दृष्टि में रखा है, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा अर्थ बता रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं पर्यायवाची, जहाँ पर कई शब्द होंगे लेकिन अर्थ एक ही होगा, ठीक है। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, शिशु, बालक, लड़का, बाल, सिंह, शेर, केसरी, वनराज, गाय, गौ, धेनु, सुरभि, है ना। तो ये क्या है? कई शब्द हैं लेकिन अर्थ सबका एक ही है, तो ये पर्यायवाची शब्द हो गए। ऐसे ही समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, इनके उच्चारण यानी कि इनके प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम सा होता है, लेकिन इसके अर्थ डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कैसे होता है देखो, अंतर, और इसके अलग अलग अर्थ कैसे हुआ? हृदय, छल, अंदर, है ना, छाल, पेड़ की छाल, जायज़, उचित, जायद, अधिक, ग्रह, घर और नक्षत्र, है ना। तो अब ग्रह है तो यहाँ पर गृह करके शब्द आएगा, तो गृह का मतलब घर, ग्रह का मतलब नक्षत्र, है ना। तो ऑलमोस्ट सुनने में भी समान लगते हैं, बोलने में भी समान लगते हैं, लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। बहुत ही लंबा सा नाम है ना, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति यानी कि सुनना, और समान यानी कि सुनने में समान, और अर्थ हो गए भिन्न, तो इनको हम लोग बोलते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमने अर्थ की दृष्टि में पढ़ा, अर्थ की दृष्टि में अर्थ के बेस पर शब्द के भेद, उसमें पहला हमने पढ़ा सार्थक। सार्थक शब्द में हमने 5 पढ़े। कौन कौन से 5 पढ़े? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, और 5वां था श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। अब हम आते हैं निरर्थक शब्द। इनमें कोई अर्थ नहीं होता है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इनको हम अपनी जनरल लैंग्वेज में, मतलब डेली की भाषा में हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, चैचे। चैचे का कोई अर्थ नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए चैचे का क्या अर्थ है, चैचे का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे सब चिल्ला रहे होते हैं क्लास में, और टीचर आती है, टीचर और चिल्लाने लगती है, तो टीचर भी कभी कभी बोलती है सारा दिन चै 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 करते रहते हैं। अब बताओ, चैचे का कोई अर्थ है? नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे निरर्थक शब्दों का वैसे तो हम लोग कोई यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि हमको आदत हो गई है ऐसे शब्दों को यूज़ करने की, तो हमने इसको अपने व्याकरण में थोड़ी सी जगह दे दी है, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, और जिनका यूज़ हम सार्थक शब्दों के साथ में करते हैं, ठीक है। जैसे मीठा शीठा, हम लोग बोलते हैं ना, कुछ मीठा शीठा खिलाओ, हाँ, कुछ मीठा मीठा खिलाओ। होटल छोटल, कि होटल छोटल, होटल वोटल, पानी वानी, खाना वाना, कपड़े वपड़े, आना जाना। नहीं, आना जाना तो सार्थक है। क्या बोलते हैं, गाना वाना, और क्या बोलते हैं, नाचना वाचना, चाय वाय, चाय शाय, है ना। तो चाय का तो अर्थ है, लेकिन शाय का अर्थ नहीं है, ठीक है। तो
ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक होते हैं, लेकिन उनको हम अपनी जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। और कभी कभी ऐसे शब्दों का यूज़ हम सार्थक शब्दों के साथ यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ भी करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो, जल्दी से लाइक करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो। और अगर फंडी ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आप अपनी पढ़ाई में अप टू डेट रहें, पीछे ना रहें और हमेशा क्लास में अव्वल आएँ। अब मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? कमेंट करके बताओ बच्चों। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, कुछ भी यानी कि कुछ थोड़ा भी ऐसा कुछ है जहाँ पर आपको डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके मुझसे बिल्कुल पूछिए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी बच्चों। आइए हम लोग अब अगले तरह के भेद पढ़ते हैं रचना की दृष्टि से, यानी कि रचना के आधार पर। ठीक है, रचना की मतलब शब्द का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। तो वो 3 भेद हैं उसके। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जिनको हम और छोटा, अगर हमने इसके टुकड़े कर दिए तो एक भी पद का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। यौगिक जहाँ पर 2 शब्द मिला दिए जाते हैं। योग रूढ़ में भी 2 शब्द मिलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 शब्द मिलाने के बाद जो नया शब्द बनता है उसको हम किसी और अर्थ से जोड़ते हैं। ठीक है। आइए हम लोग इनके बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा और समझते हैं। रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता, यानी कि खंड यानी कि टुकड़ा है ना। तो टुकड़ा कब होगा? जब हम उसे तोड़ेंगे। तो जब हम रूढ़ शब्द या कोई भी ऐसा शब्द जिससे हम तोड़ दें, जिसके हम अलग अलग भाग कर दें, तो उसमें किसी भी एक पार्ट का, किसी भी एक खंड का, पद का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है। और ये पहले अर्थ वाले होते हैं, लेकिन जब तोड़ दो तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे आदमी, हाथी, लोटा, है ना। अगर आप इसमें से एक भी समझो आपने आदमी में से आद रखा और मी अलग कर दिया, तो ना आद का अर्थ होगा ना मी का अर्थ होगा, है ना। ऐसे ही हाथी, आपने हा अलग कर दिया, थी अलग कर दिया, तो भी ना हा का अर्थ है ना थी का अर्थ है ना। तो इनमें अगर हमने इसको तोड़ दिया तो एक भी खंड का या एक भी पद का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करो बच्चों। फिर दूसरा है रचना के आधार पर यौगिक। यौगिक मैंने आपको बताया 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनता है। योग मीन्स प्लस, है ना, कि जिसको हम जोड़ते हैं। तो 2 सार्थक शब्दों के योग से ये बनता है, इसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। हिम प्लस आलय, हिमालय। योग प्लस शाला, योगशाला। हिम प्लस आंचल, हिमांचल। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर जितने भी शब्द बने हैं वो सारे यहाँ पर जोड़ कर बने हैं, है ना। और किससे जोड़ के बने हैं? 2 सार्थक शब्दों से। आप देखिए पहला उदाहरण देखिए, पाठ। पाठ मीन्स लेसन। शाला मतलब जहाँ पर जो एक जगह होती है। ठीक है। जहाँ पर मतलब एक कोई जगह होती है, शाला, इसको प्लेस से समझो। ठीक है। और हिम आले, हिम यानी कि बर्फ़,
आलय घर, योगशाला, फिर आया शाला, शाला मीन्स जगह, योग मीन्स योगा, हिम मीन्स बर्फ, आंचल, आंचल मीन्स आंचल है ना, तो हिम का आंचल, बर्फ का आंचल। ठीक है, तो आपने देखा कि दोनों पद का अर्थ है और जब हमने बनाया तो इसका भी अर्थ निकला। ठीक है, अब हमको ये बताओ बच्चों, रचना के आधार पर शब्द के मैंने कितने भेद बताए थे, कमेंट करके बताओ। आपके पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बच्चों, 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अब हम लोग करेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनेगा। ठीक है, इसमें भी 2 शब्द का मेल बनता है, लेकिन शब्द खंडों से विशेष अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, यानी कि जब इनके जो खंड होते हैं उनका अर्थ अलग होता है, लेकिन उनका जो हमने जब जोड़ दिया तो उसका अर्थ अलग निकलता है। ठीक है, एग्जाम्पल, पंकज यानी कि कीचड़ में जन्मने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, क्या कीचड़ में, तो अब हम कीचड़ में जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, मतलब ये है कि बहुत जीव जंतु कीचड़ में जन्म लेते हैं, तो लेकिन कहने का क्या मतलब है, कमल है ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अब यहाँ पे आप सोचोगे नीला किसका कंठ है, नीला कंठ तो एक तो नीलकंठ पक्षी होता है ना, और एक नीलकंठ शिव जी के लिए होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल जलज है, जलज यानी कि जल में उत्पन्न होने वाला, तो उसका क्या मतलब है, जल में तो मछलियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, जल में तो बहुत जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर जलज का अर्थ है कमल से, तो योग रूढ़ में अर्थ अलग आएगा। ठीक है, अर्थ अलग होगा। ये समझ में आया बच्चों, कमेंट करके बताओ। अब तक हमने 2 आधार पर शब्द भेद समझा, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, और अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति यानी कि कहाँ से किसी शब्द का समझो आप जन्म हुआ। ठीक है ना, तो कुछ शब्द हमारे संस्कृत में बने, कुछ शब्द क्या हुआ, बने तो संस्कृत में थे, लेकिन जब शब्द का विकास होते गया तब उस शब्दों में कुछ परिवर्तन हुआ, तो एक तो वो शब्द हो गए, और एक वो शब्द होते हैं जो हमारे ही देश में बोले जाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम दूसरी भाषाओं से लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग हर एक के बारे में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस तरह के शब्दों के बारे में जानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। तो पहला है तत्सम। तत्सम यानी कि तत् यानी कि उसके समान, उसके समान मीन्स संस्कृत के समान। तो जब संस्कृत के शब्द एज इट इज़ हम हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं तो उसे हम तत्सम कहते हैं। कैसे, जैसे अग्नि, जीवन, आकाश, ये हमारे तत्सम शब्द हैं, ये संस्कृत के मूल स्वरूप के शब्द हैं, इनको हम एज इट इज़ हिंदी में यूज़ करते हैं, तो ये तत्सम शब्द हो गए। फिर आए तद्भव शब्द, ये संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन क्योंकि अब हिंदी का स्वरूप बदल चुका है, हिंदी में काफ़ी कुछ आप बोल सकते हैं चेंज आता गया है। हम लोग शुरू से तो संस्कृत बोलते थे, अब तो हम संस्कृत नहीं बोलते। इसका क्या मतलब हुआ कि संस्कृत भाषा का ही मॉडिफिकेशन होते होते आज हिंदी बन गया। तो संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो गया, उसे हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे गौ का बन गया गाय, दंत का बन गया दांत, आम्र का बन गया आम, है ना। तो आम से तो सबको आजकल मुंह में पानी आ गया। हाँ, आम का नाम सुनते ही, मौसम भी तो आम का है ना। चलो अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं कि
जो दो और भेद हैं वो कौन से हैं? बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कमेंट करके बताओ। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। तो बच्चों, हमारे साथ लगे रहिए। हम लोग हर एक शब्द के जो भेद हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक न किया हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और फंडू ट्यूटर को अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो जल्दी से फंडू ट्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और आप अपनी पढ़ाई में अप टू डेट रहें। अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद है उसके तीसरे वाले भेद पर आए हैं, देशज। देशज क्या होता है? हम जिस देश में रहते हैं उस देश के शब्द। इसका अर्थ ये है कि हमारे देश में हिंदी तो बोली जाती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में, यानी कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग बोली भी तो बोली जाती है। अगर आपको बोली को लेकर के कुछ भी डाउट है तो आप मेरी भाषा लिपि व्याकरण का पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, और अगर ना देखा हो आपने तो आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाषा लिपि व्याकरण और बोली में क्या अंतर है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो बोलचाल की भाषा है उसके जो कुछ शब्द हैं वो हिंदी में हमने अपना लिए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अपने ही देश की कई बोलियों के कुछ शब्द हम हिंदी में यूज़ करते हैं, उसे हम देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे छाती, खोट, पेट, ये हमारे देशज शब्द हैं। अब आता है चौथा, विदेशज शब्द। यहाँ इनको हम विदेशी शब्द भी कहते हैं, यानी कि विदेशी भाषाओं के शब्द हम जब हिंदी में एज इट इज़ यूज़ करते हैं हिंदी फॉन्ट्स के साथ में, तो वो विदेशज शब्द हो जाता है। जैसे स्टेशन, पुलिस, हाँ ये इंग्लिश के शब्द है ना, स्टेशन, पुलिस, नोटबुक और कॉलेज। तो इस तरह के शब्द हमारे ये इंग्लिश के हो गए। अब आप अरबी की देखिए, अरबिक, तारीख, अदालत, कर्ज, किताब, कलई। अब फ़ारसी से देखिए, फ़ारसी भाषा में हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं? चश्मा, आराम, आमदनी, आवारा, कमरा। अब आप ये सोचिए, अगर यही चीज़ों को हम लोग हिंदी में बोलें तो हम तो शायद कुछ शब्दों के तो अर्थ हम हिंदी में ढूंढ भी ना पाएँ, है ना। लेकिन हमने किस तरह से बड़ा दिल रख के विदेशी शब्दों को हिंदी में अपना लिया, है ना। अंग्रेज़ी से कॉलेज, रेल, स्कूल, तुर्की से कैंची, लाश, खजांची, कुर्ता, चाकू, ताश। पुर्तगाली लैंग्वेज से फीता, अलमारी, किरानी। फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच की भाषा में अंग्रेज़ी, कयूं, बिगुल, कारतूस, कूपन। इतने सारे शब्द हम लोग जो विदेशी भाषा के हैं हम लोग हिंदी में अब यूज़ करते हैं डेली अपनी भाषा में, है ना। आइए हम लोग अगले तरह के आधार पर समझते हैं, जो कि आखिरी है रूपांतर की दृष्टि से, यानी कि कैसे हमारे शब्दों का जो रूप है वो बदल जाता है। शब्द किस तरह से बदलते हैं, किस आधार पर जो है यहाँ पर हमने शब्द रखे हैं रूपांतर के आधार पर। इसमें 2 शब्द होते हैं, 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अब विकारी को समझने के लिए हमें सबसे पहले विकार को समझना है कि विकार क्या होता है। विकार यानी कि किसी में कोई परिवर्तन आ जाए, यानी कि चेंज आ जाए। जब किसी शब्द में चेंज आ जाए तो उस चेंज को, उस बदलाव को विकार कहते हैं, ठीक है। तो विकारी शब्द क्या हो गया? जिसमें विकार हो जाए। और अविकारी शब्द वो होता है जिसमें कोई विकार ना हो।
विकारी शब्द जिसमें चेंज आ जाए, अविकारी शब्द जिसमें चेंज न आए। ठीक है, तो इस तरह से रूपांतर की दृष्टि से हमारे पास शब्द दो प्रकार के हैं बच्चों, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द में परिवर्तन आता है, तो किन आधार पर परिवर्तन आता है? लिंग, वचन, कारक और क्रिया के अनुसार शब्द में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो कैसे आता है? जैसे देखो यहाँ पर लड़का पढ़ रहा है, लड़का को हमने लिंग परिवर्तन करके लिखा लड़की, और इसके साथ साथ क्रिया भी बदल गई रही है। लड़का दौड़ रहा है और फिर हमने लिखा लड़के दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वचन परिवर्तन किया। अब यहाँ लड़के के लिए आम लाओ, तो दरअसल यहाँ पर है एक वचन, लेकिन कारक के कारण हमने यहाँ पर लड़का के लिए नहीं लिखा है, हमने लिखा है लड़के के लिए। ठीक है, तो हमारे पास कुल कितने विकारी शब्द हैं? 4 विकारी शब्द हैं। कौन कौन से विकारी शब्द हैं? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। कुल 4 तरह के शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी संज्ञा के शब्द हैं सब विकारी हैं, सर्वनाम भी विकारी है, विशेषण भी विकारी है और क्रिया भी विकारी है। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी है अविकारी शब्द, जिनमें लिंग, वचन, कारक और क्रिया के अनुसार कुछ भी नहीं बदलता। ठीक है ना, जैसे यहाँ लड़का बैठा है, यहाँ लड़की बैठी है, तो यहाँ जो शब्द है वो एज इट इज़ रहा, चाहे हमने वाक्य में कुछ भी परिवर्तन कर लिया हो। देखो यहाँ लड़के बैठे हैं, हमने वाक्य में कितना भी परिवर्तन कर लिया, लिंग बदल दिया, वचन बदल दिया और हमने कारक भी बदला। देखो यहाँ लड़कों को बैठाओ, तो कितना भी कुछ बदला, लेकिन हमने जो यहाँ शब्द है ये नहीं बदला, ये एज इट इज़ रहा, तो इसे हम बोलेंगे अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय, व्यय माने कि खर्च, और अव्यय जो कि खर्च ना हो। बहुत सिंपल हो गया, अविकारी जिसमें बदलाव ना आए, अव्यय जो कि खर्च ना हो। ठीक है, ये हमारे पास 4 हैं, अव्यय भी 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बच्चों ये मत सोचिएगा कि इतना पढ़ लिया और हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें विकारी शब्दों के बारे में जो 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी शब्द और 4 ये अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन सब के बारे में और इन सब के अलावा भी बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे, ताकि आप अपने स्कूल में, अपनी पढ़ाई में अप टू डेट रहें। ठीक है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी, लेकिन क्रम के अनुसार। ठीक है बच्चों, इसीलिए कह रही हूँ, अगर फंडू ट्यूटर को सब्सक्राइब न किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो बच्चों, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और आप अपनी पढ़ाई में अप टू डेट रहें। ये हुआ हमारा आज का शब्द भेद। ठीक है, कि शब्दों के हमने 4 आधार पर भेद किए थे। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और रूपांतर की दृष्टि से। ठीक है, और रूपांतर की दृष्टि से हमने आखिर पढ़ा, जिसमें कि विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें समझना चाहिए, हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। फिर शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और रूपांतर की दृष्टि से। अभी हमने सबके बारे में डिटेल में पढ़ा था।
फिर इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। ये हमारा पहला है, ठीक है। फिर उसके बाद सार्थक शब्द के भी 5 भेद हैं। हम लोग यहाँ सार्थक शब्द के 5 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम और समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। निरर्थक शब्द के बिल्कुल कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि निरर्थक शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा है रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द जिनको हम और तोड़ें तो वो और ना तो उन शब्दों का कोई अर्थ ना बनता हो। यौगिक 2 सार्थक शब्दों का मेल है। योग रूढ़ 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द, तद्भव संस्कृत के शब्दों का रूप बदल गया, देशज शब्द यानी कि हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल की या आप कहिए एक स्पेसिफिक जगह की जो बोली के कुछ शब्द हैं हम हिंदी में यूज़ करते हैं, और विदेशज शब्द कुछ हमारे दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं उनको हम हिंदी में यूज़ करते हैं। फिर चौथा है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद, विकारी और अविकारी शब्द। हर एक शब्द के बारे में हम लोग और डिटेल में एक एक करके आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हर चीज़ को हम क्रमानुसार पढ़ेंगे। अब तक आपको जो भी पढ़ाया गया, आशा करती हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगर न समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगला मैं कौन सा टॉपिक लेकर के आऊँ आप मुझे कमेंट में करके बताइए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।